नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 20 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए बल्कि जब आप असली मार्केट में काम करेंगे ना, उसके लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, तो देखिए, जब हम इस फील्ड में उतरते हैं ना एज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो हम क्लाइंट्स के गाढ़े पसीने की कमाई से डील कर रहे होते हैं। अब जहाँ पैसा है वहाँ कोई ना कोई कंप्लेंट या ग्रीवेंस तो आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली मतलब कोई मशीन तो है नहीं, सिस्टम इंसान चला रहे हैं तो गलतियां होंगी। कभी बैंक से पैसा कट गया पर ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन अटक गया। तो ऐसे में क्लाइंट को और आपको दोनों को पता होना चाहिए कि भैया अब जाना कहाँ है। राइट। और यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। हमें एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझना है, क्योंकि देखिए, बैंक्स के नियम अलग हैं, सेबी के नियम एकदम अलग हैं, और इंश्योरेंस वालों की तो अपनी अलग ही दुनिया है। अगर आप गलत दरवाजा खटखटाएंगे तो बस टाइम वेस्ट होगा। तो इसी बात पे सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि पहले ये समझो कि कंज्यूमर है कौन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके हिसाब से उपभोक्ता कौन है। मैं समझाती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी इंसान जो पैसे देकर या फिर पैसे देने का वादा करके, मतलब जैसे EMI पर कोई सामान खरीदता है या सर्विस लेता है, वो कंज्यूमर है। अच्छा, एक मिनट। अब मान लीजिए एक प्रैक्टिकल डाउट पूछता हूँ आपसे। मैंने क्या किया, मैंने एक होलसेल मार्केट से ना 100 फोन खरीद लिए। मेरा प्लान है कि मैं अपनी दुकान पे इनको बेचूंगा। अब फोन निकल गए खराब, तो क्या मैं कंज्यूमर हूँ? क्या मैं केस कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप कंज्यूमर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज रीसेल के लिए, यानी दोबारा बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है। ओहो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो चीजें हो रही हैं वो इस एक्ट से बाहर है। एकदम बाहर है। दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कमर्शियल यूज है तो आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक्ट सिर्फ आम आदमी यानी एंड यूजर को बचाने के लिए बनाया गया है। अगर बिजनेस वालों के केस भी यहाँ आने लगे तो जो बेचारा आम आदमी है उसका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं ना। सही बात है, बहुत लॉजिकल है यार ये तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 फीचर्स जो एक मजबूत ग्रीवेंस सिस्टम में होने चाहिए। अब किसी कंपनी का कंप्लेंट सिस्टम अच्छा है या बुरा, ये कैसे तय होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट। मतलब जब कंप्लेंट आई तो उस पे टाइम और डेट का ठप्पा लगना जरूरी है। हाँ, वरना तो वो फाइलें नीचे दबती जाएंगी और पुरानी कंप्लेंट्स कभी सॉल्व ही नहीं होंगी। टाइमर ऑन होना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ATR, यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट। अरे भाई, कंप्लेंट आई है तो उस पे क्या एक्शन लिया ये क्लाइंट को बताना तो पड़ेगा ना। ट्रू। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा जो एग्जाम में बहुत बार आती है, एस्केलेशन मैकेनिज्म। मतलब मान लो मैं आपके सोल्यूशन से खुश नहीं हूं, आपने मेरी कंप्लेंट बंद कर दी पर मेरा पैसा नहीं मिला, तो अब मैं आगे कहां जाऊं? ये एस्केलेशन पाथ कंपनी को बताना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। और यहीं से एंट्री होती है हमारे बड़े रेगुलेटर्स की। चलिए सबसे पहले शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ तो मुझे अपने ऑफिस में क्या क्या डिस्प्ले करना होता है? आपको ना अपने कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, आपके CEO या पार्टनर का ईमेल और फोन नंबर, ये सब बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है, ताकि क्लाइंट को पता हो कि अगर एडवाइजर ने गड़बड़ की तो उसके बॉस को कैसे पकड़ना है। सही कहा। और अगर फिर भी बॉस ने भी नहीं सुनी तो क्लाइंट के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? सेबी का स्कोर्स पोर्टल, SCORES। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक गुगली डालता हूँ। मान लो मैंने किसी के कहने पे रिलायंस के या किसी भी कंपनी के शेयर ले लिए। अब मार्केट क्रैश हो गया, शेयर का दाम आधा हो गया, मुझे आया गुस्सा और मैंने जाके स्कोर्स पे कंप्लेंट ठोक दी कि भाई मेरा पैसा डूब गया। सेबी मेरी सुनेगा? मैं तो कहूंगी सेबी आपकी कंप्लेंट सीधा डस्टबिन में डाल देगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा छप के आता है। स्कोर्स में आप किस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकते? शेयर का दाम गिरना, इलिक्विडिटी या फिर मार्केट वोलेटिलिटी। क्योंकि यार मार्केट का तो उसूल ही है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सेबी आपको फ्रॉड से बचा सकता है, खराब डिसीजन से नहीं। बिल्कुल। एक और चीज, अनलिस्टेड कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट पे है ही नहीं, उनकी कंप्लेंट भी स्कोर्स पे एंटरटेन नहीं होती। और अगर कोई ऐसा मामला है जो स्कोर्स पे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आजकल एक नया सिस्टम आ गया है, ODR। हाँ, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये बहुत मस्त चीज है। मतलब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, ऑनलाइन ही आर्बिट्रेशन से मामला सुलझ जाता है, पैसा और टाइम दोनों बचते हैं। राइट। तो ये तो हो गया सेबी का इलाका। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। बैंक में क्या होता है? देखिए, बैंक के केस में ना रिजर्व बैंक ने एक सिस्टम बनाया है, BCSBI। इसमें 3 लेवल होते हैं कंप्लेंट के। पहले आप जाओगे ब्रांच मैनेजर के पास, वो नहीं सुनेगा तो जोनल मैनेजर, और वो भी नहीं सुनेगा तो जनरल मैनेजर जो कस्टमर सर्विस का हेड होता है। हाँ, 3 tier सिस्टम। पर सवाल ये है कि बैंक को हम कितना टाइम देंगे? जिंदगी भर तो वेट नहीं कर सकते ना। नहीं, सिर्फ 1 महीना। 1 month। 1 मंथ। अगर 1 महीने में बैंक ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की
या आपको ऐसा सोल्यूशन दिया जो आपको मंजूर नहीं है, तब एंट्री होती है बैंकिंग ओम्बड्समैन की। जिसको हिंदी में लोकपाल कहते हैं, राइट? और अप टू आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम निकाल दी है। मतलब बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई डिजिटल वॉलेट हो, सबका एक ही ओम्बड्समैन है। बहुत सिंपल कर दिया है। और इंश्योरेंस और पेंशन में क्या सीन है? वहां भी कोई पोर्टल है क्या? बिल्कुल है। इंश्योरेंस का बॉस कौन है? IRDAI। उनका जो पोर्टल है उसका नाम है IGMS, यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप लाइफ या जनरल इंश्योरेंस की कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो? मतलब सबसे ज्यादा पंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस में ही होते हैं ना, कि भाई क्लेम पास नहीं हो रहा। हाँ, तो उसके लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बैठे हैं ना। और पेंशन के मामले में जो NPS होता है, वहाँ रेगुलेटर PFRDA है और उनकी एक सेंट्रल एजेंसी है NSDL eGov, जिसको CRA बोलते हैं। पेंशन की सारी शिकायतें सबसे पहले वहीं जाती हैं। राइट। देखिए, इस चैप्टर में ना टाइम लिमिट्स ही हमारे फॉर्मूलाज हैं। एग्जाम में सीधे सीधे डेज और मंथ्स पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं और एकदम आसान बना देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, टाइमलाइंस बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं बच्चों के लिए। तो चलिए ओम्बड्समैन से शुरू करते हैं। बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? सीधा सीधा 1 महीना, 1 मंथ। अगर 30 दिन में कुछ नहीं हुआ तो सीधा ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटाओ। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ना सीधा कोई ऑर्डर या सजा नहीं सुनाता। वो पहले ट्राई करता है कि दोनों पार्टीज में मीडिएशन हो जाए, यानी समझौता हो जाए। अच्छा, तो इस समझौते की भी कोई टाइम लिमिट है क्या? बिल्कुल। मीडिएशन की रिकमेंडेशन 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। और अगर मान लो समझौता नहीं हो पाता, दोनों अड़ जाते अपनी बात पे, तो ओम्बड्समैन को अपनी कंप्लेंट मिलने के 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अपना फाइनल अवार्ड या फैसला सुनाना ही पड़ता है। 3 महीने, ठीक है। और फिर क्लाइंट को उस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? उसको भी 1 महीना मिलता है। तो रूल याद रखिए, 1 मंथ फॉर मीडिएशन, 3 मंथ्स फॉर अवार्ड एंड 1 मंथ टू एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया। और NPS में क्या टाइमलाइन है? मान लो जो CRA है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। वहाँ 30 दिन का रूल है। अगर CRA 30 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व ना करे तो आप एस्केलेट करके NPS ट्रस्ट के पास जाएंगे और फिर ट्रस्ट के पास भी जवाब देने के लिए सिर्फ 30 दिन ही होते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े बॉस पे, सैट सिक्योरिटीज अपिलेट ट्रिब्यूनल। मान लो सेबी ने या इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया और मुझे लगता है कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तब आप सैट में अपील करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा। सैट में अपील करने की टाइम लिमिट होती है 45 दिन, 45 डेज। जिस दिन आपको ऑर्डर की कॉपी मिली वहां से 45 दिन गिन लीजिए। और अगर मैं सैट के फैसले से भी खुश नहीं हो तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता है, लेकिन वहाँ टाइम लिमिट थोड़ी ज्यादा है, 60 दिन यानी 60 डेज। तो मतलब सैट के लिए 45 डेज और सुप्रीम कोर्ट के लिए 60 डेज। हाँ, लेकिन ये लिमिट्स इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, आप बताओ? क्योंकि यार फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए ना। अगर कोई 5 साल बाद आके सेबी के ऑर्डर को चैलेंज करेगा तो मार्केट तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए फटाफट डिसीजन होना चाहिए। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, जो सैंपल क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हैं ना, उनको एकदम डीप में एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का असली मतलब क्या होता है? ये वर्ड ना बहुत फंसाता है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। इसका सही जवाब है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन डेथ ऑफ द ओरिजिनल होल्डर। मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ, बताइए। ऑपरेशन ऑफ लॉ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने क्लाइंट को एडवाइजरी के साथ साथ कौन सी सर्विस नहीं दे सकता? ये तो बहुत लॉजिकल है। इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यों नहीं दे सकता? अरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई। मान लो मैं आपको सलाह भी दे रहा हूँ कि ये वाला म्यूचुअल फंड ले लो, और फिर वही फंड बेच के मैं कंपनी से कमीशन भी खा रहा हूँ, तो मैं तो वही फंड बताऊंगा ना जिसमें मुझे ज्यादा कमीशन मिले, चाहे वो आपके लिए रद्दी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। और इसीलिए सेबी ने कहा है कि या तो आप फीस ले लो एडवाइस की, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन खा लो। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एडवाइस देते समय किसके इंटरेस्ट को सबसे आगे यानी फोरफ्रंट पे रखना चाहिए? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके द क्लाइंट पे टिक मारिए। ना आपको अपना फायदा देखना है, ना उस कंपनी का फायदा देखना है जिसका प्रोडक्ट आप बता रहे हो। क्लाइंट हमेशा हमेशा नंबर 1 है। इसी को फिड्यूशरी ड्यूटी कहते हैं। एकदम सही। अब आते हैं थोड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एथिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर है, एथिक्स इज मोर देन जस्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड डील्स विद मॉरल्स एंड वैल्यूज टू। मतलब सिर्फ कानून का पालन करना एथिक्स नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून एक फर्श है, फ्लोर है, और एथिक्स छत है। हाँ, मतलब कानून आपको बताता है कि आपको कम से कम क्या करना है ताकि आप जेल न जाओ, लेकिन एथिक्स आपको बताता है कि सही क्या है। आप कोई ऐसा लूप होल ढूंढ सकते हो जिससे आप क्लाइंट का पैसा लीगल तरीके से काट लो, लेकिन क्या वो एथिकल है? बिल्कुल नहीं। राइट। और इसी से जुड़ा है हमारा 5वां क्वेश्चन, एथिकल डिलेमा या नैतिक दुविधा क्या होती है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है,
all the options are such that they would lead to some ethical violation. मतलब जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपके पास जितने भी रास्ते हैं वो सब कोई ना कोई रूल तोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे मान लो आपको पता चले कि आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। अब अगर आप पुलिस को बताओगे तो क्लाइंट की प्राइवेसी टूटेगी, और अगर चुप रहोगे तो देश के साथ धोखा होगा। इसे कहते हैं असली डिलेमा, जहां दोनों तरफ कुआं और खाई हो। बहुत ही सॉलिड एग्जांपल दिया आपने। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करते हैं जो रियल लाइफ में एडवाइजर्स फेस करते हैं। मान लो मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, मेरा एक क्लाइंट है जिसने किसी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में एफडी करा रखी थी। अब वो एनबीएफसी पैसे वापस नहीं कर रही, डिफॉल्ट कर दिया। बहुत कॉमन केस है ये। अब क्लाइंट मेरे पास रोता हुआ आता है। एज अ प्रोफेशनल मुझे उसे क्या रास्ता दिखाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा एफडी का पैसा है, चलो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास चलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए, एनपीएफसी के डिपॉजिट डिफॉल्ट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं जाते। तो फिर बेचारा क्लाइंट कहाँ जाएगा? उसको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। एक एडवाइजर को ये एग्जैक्ट रास्ता पता होना चाहिए, वरना क्लाइंट का सालों का टाइम वेस्ट हो जाएगा गलत कोर्ट में। बिल्कुल। और मान लो अगर मामला किसी अनलिस्टेड कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का है जो शेयर मार्केट पे है ही नहीं, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ होगी? स्कोर्स पे तो होगी नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, उसकी कंप्लेंट होगी एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो छोटे छोटे एक्सेप्शंस है ना, यही एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस बन के आते हैं। चलिए अब एक डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना कुछ एक्रोनिम्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बताइए क्या डाउट्स है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि स्कोर्स, आईजीएमएस और सीपी ग्राम्स, इन तीनों में क्या फर्क है? चलिए मैं इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ। पहला है स्कोर्स, ये सेबी का पोर्टल है, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, इन सब की कंप्लेंट यहाँ जाएगी। ठीक है, स्कोर्स मतलब सेबी। राइट। दूसरा है आईजीएमएस, ये IRDAI का पोर्टल है, तो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, वो यहाँ जाएगा। और ये सीपी ग्राम्स क्या बला है? सीपी ग्राम्स ये भारत सरकार का सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है। खासकर जो सरकारी बैंक्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शिकायत के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसको आप pgportal.gov.in पे एक्सेस कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया आपने। एक और डाउट आता है सैट को लेकर। सैट की पावर्स क्या है? मतलब क्या वो एक नॉर्मल कोर्ट की तरह काम करता है? देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सैट किसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बंधा हुआ नहीं है। मतलब जो नॉर्मल कोर्ट्स के भारी भरकम और स्लो रूल्स होते हैं ना, सैट उनको फॉलो नहीं करता। तो फिर किस बेसिस पे फैसले सुनाता है? सैट काम करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, मतलब फेयरनेस पे। लेकिन ध्यान से सुनिए, एविडेंस के मामले में इसके पास एक सिविल कोर्ट जैसी ही पावर होती है। मतलब ये गवाहों को समन भेज सकता है, शपथ दिला के पूछताछ कर सकता है, तो पावर पूरी है, बस प्रोसीजर फास्ट और फ्लेक्सिबल है। वाह। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के एकदम एंड पे। एग्जाम में जाने से पहले ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए। पहला पॉइंट आप बताओ। पहला है कंज्यूमर की डेफिनेशन। जो इंसान रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए सामान ले, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होता। दूसरा पॉइंट, स्कोर्स के एक्सेप्शंस। शेयरों के दाम गिरने या प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनियों की शिकायत आप सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर नहीं कर सकते। तीसरा टाइमलाइंस, 60 में अपील करने के लिए 45 दिन 45 डेज, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 60 दिन 60 डेज। चौथा, ओम्बड्समैन का रूल। बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को अपनी गलती सुधारने के लिए 1 महीना 1 मंथ देना जरूरी है। उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, NBFC डिफॉल्ट। अगर NBFC आपकी FD का पैसा ना दे तो बैंकिंग ओम्बड्समैन मत जाना, सीधा NCLT जाना। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट हो ये एग्जाम।